जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वैसे तो हर कहानी अपने आप में दिलचस्प होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और खास तौर पर तब जब वो एक ऐसे विषय को छूती हों जिसकी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं। सुना रहा हूं आगे की कहानी, द किलर भाग 3। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भाग 1 और 2 में आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह एक खतरनाक किलर की तलाश में वाराणसी आते हैं और पाते हैं कि किलर लोगों को रहस्यमय तरीके से मारता जा रहा है। मरे हुए लोगों के पूरे शरीर पर न तो कोई निशान मिलते थे और न ही किसी के अंदर जाने या बाहर आने का सुराग मिलता था, बस उनकी आंखें खुली रह जाती थी। तब सैम बुमराह को एक व्यक्ति का स्केच दिखाता है और बताता है वाराणसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में इस रहस्यमय व्यक्ति को देखा गया है। बुमराह और सैम भारी बारिश में जब उस कस्बे पहुंचते हैं तो वहां जंगल की झोपड़ी में बुमराह की मुलाकात उस किलर से होती है जो पियानो बजा रहा होता है और बुमराह को पिछले जन्मों के बारे में बताता है। वो किलर बुमराह को एक लिस्ट भी देता है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनकी वो हत्याएं करने वाला था। उस लिस्ट में गांव के प्रधान एक्टर राघव और खुद बुमराह का नाम लिखा होता है। अब आगे की कहानी। होटल के कमरे के सन्नाटे में बुमराह का यह कहना कि किलर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खुद बुमराह का नाम है, सैम को असमंजस में डाल चुका था। वो अपनी हैरान आंखें लिए उस कागज को फटी आंखों से देखने लगा। पर वो किलर तुम्हें क्यों मारना चाहता है? डिटेक्टिव बुमराह उलझन भरे अंदाज में खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे। आज वो खुद किसी का टारगेट बन गए थे। उनकी सोच से परे कोई उनसे भी बेहतर खिलाड़ी आज मैदान में आ चुका था और साफ उनकी आंखों में धूल झोंक ओझल हो चला था। उसको पकड़ना तो दूर, बुमराह उसकी परछाई तक से अनजान थे। ऐसा लगता था मानो वो किलर वहीं कहीं आसपास हो और उनकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रख रहा हो कि तभी बुमराह हड़बड़ी में उठ खड़े हुए। उन्हें खिड़की से बाहर नीचे की ओर खड़ा एक व्यक्ति दिखा। वो व्यक्ति हल्की मुस्कान लिए ऊपर की ओर देख रहा था। उसने ठीक वही कपड़े पहने थे जो इस किलर ने उस झोपड़ी में पहने हुए थे। वो रहस्यमय अंदाज में देखते हुए अपने हाथों की उंगलियां हवा में लहरा रहा था मानो वो कोई अदृश्य पियानो बजा रहा हो। वो अपना सर उंगलियों के लय में हिलाते हुए खौफनाक अंदाज में डिटेक्टिव को घूरने लगा। बुमराह ने हवा की रफ्तार से नीचे की ओर दौड़ लगा दी, पर जब वो बाहर उसी जगह पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सैम भी आश्चर्य में भागते हुए जब नीचे आया तो बुमराह को हैरानी में देखने लगा। क्या हुआ? अचानक इस तरह नीचे भागकर क्यों आ गए? सब ठीक तो है? वो किलर वो यहीं खड़ा था। बुमराह ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। तुम्हें आराम की जरूरत है, थक गए हो, और वो किलर तुम्हारी सोच पर इतना हावी हो चुका है कि हर तरफ तुम्हें वही दिख रहा है। चलो थोड़ी देर आराम कर लो। सैम ने बुमराह का हाथ पकड़ होटल की ओर चलना चाहा, लेकिन वो वहीं जमे रहे। हमारे पास समय नहीं है। वो मुझे बताने आया था कि वो अपना अगला शिकार करने जा रहा है। हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। बुमराह और सैम समय के महत्व को भांपते हुए स्टेशन की ओर जाने लगे। रात के अंधेरे में बादलों की तेज चमक ये बताने लगी थी कि बारिश अब कुछ ही पल में उनको भिगोने लगेगी। आसमान में गरजते बादल और उनको चीरती बिजली की रोशनी आज ये ऐलान कर रही थी कि कोई शिकारी बाहर निकल गया है और लोगों को अपना ग्रास बनाकर ही दम लेगा। रात के सन्नाटे में तेज हवा उनके कानों को छू किसी अनहोनी की दस्तक दे रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते पहुंचते चारों ओर मानो पानी का सैलाब आ गया था। पेड़ तेज हवा में झुके खुद को मानो प्रचंड काले बादलों से कहीं छिपा लेना चाहते थे। बुमराह और सैम जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, सामने बेंच पर ऑफिसर गोपाल सिंह अपने सहकर्मी जमील पठान के साथ चर्चा में लगे थे। इतनी रात, वो भी इस तरह इतनी बारिश में, सब ठीक तो है? गोपाल सिंह बेंच से उठ खड़े हुए। हमारे पास टाइम कम है। उस किलर ने मुझे 3 नाम दिए हैं जिनका वो अगला शिकार करेगा। बुमराह ने आगे बढ़ वो कागज जिस पर किलर ने वो अजीब से अक्षर लिखे थे अफसर को दिखा दिया।
पर ये तो पढ़ाई में ही नहीं आ रहे। ये तो फिर वही अक्षर हैं जिनको समझ पाना मुश्किल है। गोपाल हैरानी में उस कागज को देखने लगे। मैंने इन अक्षरों के मतलब को समझ लिया है, और वैसे काफी वक्त हम इसी उधेड़बुन में गवा चुके हैं। मेरी बात मानिए और तुरंत एक्शन लीजिए। पहला नाम गांव के प्रधान का है, हमें उसे बचाना होगा। बुमराह सामने लगी टेबल पर आकर रुक गए। लेकिन यहां तो कई गांव हैं, और किस गांव के प्रधान की बात हो रही है ये कैसे पता चलेगा? ऑफिसर जमील पठान भी बेंच से उठ खड़े हुए। ये बात तो सही है, इतने कम समय में इतने सारे गांव के प्रधानों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। सैम बुमराह के नजदीक आ गया। वो किलर हमारे होटल के पास ही था, यानी वो गांव बहुत दूर नहीं होगा। बुमराह ने सोचते हुए ऑफिसर गोपाल की ओर देखा। हमारे होटल के इर्द गिर्द लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में कितने गांव होंगे? ये तो हमारा सबसे काबिल अफसर जमील ही बता पाएगा। पूरे वाराणसी को इससे बेहतर कोई नहीं जानता। गोपाल सिंह ने ऑफिसर जमील पठान की ओर इशारा किया। लगभग 5 गांव, और सबसे करीब है रहबर गांव, जिसके प्रधान है रमाशंकर जी। जमील पास लगे एक लोकल मैप को देखने लगे। उनका नंबर निकाल तुरंत उनको आगाह कर दो, और हमें तुरंत उनके घर चलना होगा। बुमराह ने भारी सांस लेते हुए कुर्सी का सहारा ले लिया। थोड़ी मशक्कत के बाद जब जमील पठान ने प्रधान को फोन लगाया तो उधर से कोई उत्तर नहीं आया। जमील ने कई बार जब प्रयास किया तो किसी ने फोन उठाया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बल्कि उस फोन पर सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। बुमराह समझ गए। वो तेजी से स्टेशन से बाहर की ओर निकलने लगे। उनके पीछे पीछे सैम और जमील भी चल दिए। लगभग 20 मिनट बाद जब वो प्रधान के घर पहुंचे तो वहां की स्थिति देख वो दंग रह गए। पूरा घर अंधेरे में डूबा था और घर के सारे दरवाजे बंद थे। घर के अंदर से संगीत की आवाज आ रही थी। वो आवाज बिल्कुल उस पियानो की आवाज जैसी थी जिसे बुमराह ने उस झोपड़ी में सुनी थी। आसपास अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां कोई भूचाल सा आ गया हो और उसके बाद सब कुछ उसकी चपेट में खत्म हो गया हो। हम यहां बहुत देर तक नहीं रुक सकते, हवा तेज है और छाते को संभाल पाना मुश्किल है। बारिश भी बहुत हो रही है। सैम ने आगे बढ़ एक तरफ छत की आड़ ले ली। बुमराह आगे बढ़ते उनकी नजर अचानक एक आकृति देख रुक सी गई। उस घर के चबूतरे पर एक कोने से अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा उनको देख रहा था। बुमराह सिर्फ इतना देख सकते थे कि आदमी के आकार में कोई वहां खड़ा है। इस दहशत भरे मंजर को देख डिटेक्टिव के हाथ से छाता छूट हवा में उड़ गया। पानी की बूंदें उनको भिगो एक एक कर नीचे गिरने लगी। डिटेक्टिव, हमें अंदर चलना चाहिए। ऑफिसर जमील पठान ने बुमराह के कंधे पर हाथ रखा। अफसर के हाथ रखते ही मानो डिटेक्टिव बुमराह किसी नींद से जाग उठे। लेकिन जब वापस पलट उन्होंने उस ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों जब मेन गेट पर पहुंचे तो देखा दरवाजे के बीचों बीच एक सितारे जैसे आकार की खुदाई की गई है। हमने कुछ ऐसा ही निशान उस कस्बे के लोगों के डंडों पर देखे थे। हैरान कर देने वाली बात है, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है, घर में कुप अंधेरा है। सैम ने आगे बढ़ आवाज लगानी शुरू कर दी। कोई है? हेलो, कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। बहुत देर आवाज लगाने के बाद जमील ने दरवाजा तोड़ दिया। सैम ने अंदर आते ही लाइट्स जलानी शुरू कर दी। अंदर का नजारा आम नहीं था। चारों ओर दीवारों पर कुछ अनजान से अक्षर लिखे थे, बिल्कुल ठीक वैसा ही अक्षर जो वो किलर हत्याओं से पहले कागज पर लिख भेजता था। धीरे धीरे जब तीनों लिविंग एरिया में आगे की ओर बढ़े तो सामने जमीन पर प्रधान रमाशंकर की लाश देखी। ये तो प्रधान जी हैं। जमील ने आगे बढ़ उनकी नब्ज को चेक किया। ये मर चुके हैं। प्रधान की दोनों आंखें खुली थी और हत्या ठीक उसी ढंग से की गई थी जैसे पहले की हत्याएं। ना तो लाश पर कोई निशान थे और न ही किसी के आने जाने का सुराग था। शरीर पर किसी भी चोट के होने के कोई सबूत नहीं थे। ऐसा लगता था किसी डरावने दृश्य को देख उनके प्राण निकले हों। सामने एक बड़े म्यूजिक प्लेयर पर संगीत बज रहा था। सैम ने आगे बढ़ प्लेयर बंद कर दिया। बुमराह ध्यान से लाश के चेहरे को देखने लगे, फिर एकदम से जमील की ओर मुड़े। वो आज ही अपना दूसरा शिकार भी करेगा। हमें तुरंत उस एक्टर राघव उसको सचेत करना होगा। जमील ने तुरंत अपनी पॉकेट टटोल उससे फोन निकाल कंट्रोल रूम से राघव का फोन नंबर ले लिया और उसे कॉल कर दिया, पर वो कॉल ले ही नहीं रहा था। बुमराह ने सैम और जमील को तुरंत राघव के घर जाने को कहा और खुद मौके पर तफ्तीश करने लगे। घर का हर एक सामान बिल्कुल ठीक ठाक था। कोई भी सामान अपनी जगह से हिला तक न था। मृतक धोती और कुर्ते में था
बुमरा अपनी तफ्तीश और आगे बढ़ाते घर की खिड़कियों के शीशे एक एक कर टूटने लगे और तेज हवा घर के अंदर आ वहां लगे पर्दों को अपने साथ उड़ाने लगी। तभी दाईं ओर का पर्दा जैसे ही पीछे गया, ऐसा लगा मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो और पर्दा उसके चेहरे पर जाकर लिपट गया हो। बाकी पर्दे भी जैसे जैसे पीछे की ओर जा रहे थे, उनके पीछे से चेहरे झांकने लगे थे। बुमरा ये सब देख अचंभित खड़े रहे। वो जो देख रहे थे वो किसी को भी अंदर तक दहला सकता था। पसीने से तरबतर डिटेक्टिव एक और सोफे पर बैठ गए कि तभी उनके पीछे से एक हाथ उनके कंधे पर आ रुका। बुमरा ने सख्ती से वो हाथ पकड़ खींच दिया। अरे अरे मेरा हाथ उखाड़ दोगे क्या? सैम ने अपने हाथ को संभालते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने बुमरा को देखा वो परेशान हो उठा। सब ठीक तो है? वो एक्टर राघव नीचे पुलिस की गाड़ी में है, पर उसकी हालत ठीक नहीं। मुझे उससे तुरंत मिलना होगा। बुमरा तेज कदमों से बाहर निकल पुलिस की गाड़ी तक पहुंच गए। सैम भी बाहर आ गया। डिटेक्टिव ने जब गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो स्तब्ध रह गए। राघव अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ टूटी रुकती सांसें बस उसके शरीर से आ जा रही थी। हम सब जब पहुंचे तो ये जमीन पर गिरा पड़ा था, आंखें खुली थी और अधमरी हालत में था। ऑफिसर जमील गाड़ी से बाहर आ गए। बुमरा ने कुछ सोचते हुए अपने मित्र डॉक्टर शेखावत को फोन लगा दिया। डॉक्टर शेखावत जाने माने मनोवैज्ञानिक थे और सोल्स पर अपनी खोज के लिए प्रसिद्ध भी थे। कैसे हो डिटेक्टिव, सब ठीक तो है? नहीं डॉक्टर, मैं एक केस में उलझ सा गया हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? यदि कोई मरने वाला हो और उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़ चुकी हो तो क्या उसे बचाया जा सकता है? याद रहे, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है और मुझे लगता है सीधे उसकी सोल को लिया गया है। प्रश्न बहुत कठिन है। मेरे लिए जानना जरूरी है कि क्या उसकी मृत्यु स्वाभाविक है या फिर उसको मारने की चेष्टा की गई है। यदि स्वाभाविक है तो नामुमकिन है, पर यदि अस्वाभाविक है तो एक कोशिश की जा सकती है। सदियों से महापुरुष लोग योग निद्रा के दौरान अपने शरीर को छोड़ ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे और फिर वापस आ जाते थे। वो व्यक्ति जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसकी सोल अभी भी वहीं होगी। तुम्हें उसकी सेंसेस यानी इंद्रियों को सक्रिय करना होगा, जिससे वो अपनी सोल को वापस शरीर में प्रवेश करने का मौका दें। पर यह कैसे संभव है? डिटेक्टिव हैरान थे। तुम्हें उसके शरीर के कुछ नोट्स को प्रेस करना होगा ताकि नर्व्स एक्टिव हो जाएं, जिसकी वजह से उसकी इंद्रियां काम करने लगेंगी। डॉक्टर शेखावत ने आगे की विधि डिटेक्टिव को बता दी। बुमरा ने फोन रख डॉक्टर के बताए अनुसार राघव के नोट्स को प्रेस कर दिया। कुछ ही पल बाद राघव की सांसें पूरी चलने लगी। जमील, आप राघव को हॉस्पिटल ले जाएं, इसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। यहां से मैं और सैम देख लेंगे, लेकिन उसका अगला शिकार आप खो दें। मेरा आपके साथ रहना जरूरी है। मैंने और भी पुलिसकर्मी बुला लिए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। जमील वहां खड़े बुमरा को देख रहे थे। घबराइए नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। राघव विटनेस है और इसका बचना जरूरी है। बुमरा अभी भी कुछ समझ नहीं पाए थे, हालांकि उन्हें अब इस केस का एक छोर मिल गया था। वो अपने सर पर हाथ रखे गहन विचार करने लगे कि उन्हें सामने पेड़ की आड़ से कोई झांकता दिखा। उसकी बड़ी पीली आंखें दूर से ही चमक रही थी। बुमरा को पता था कि वो किलर अब उनसे ज्यादा दूर नहीं। सैम, हमें वापस उसी कस्बे चलना होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अब पता चल ही गया होगा ये कोई आम किलर नहीं है, और तुम शायद ये भी जानते होगे कि उससे बच पाना लगभग ना के बराबर है। सैम की बातों में डर की छवि साफ नजर आ रही थी। हमें बिना देरी के उस कस्बे चलना होगा, वहीं हम इस केस की गुत्थी सुलझा सकते हैं। बुमरा गाड़ी में जा बैठे। सैम भी गाड़ी में बैठ गया। मुझे डर है कहीं हम मौत के मुंह में खुद ही तो नहीं जा रहे। बुमरा ने सामने देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों कस्बे पहुंच गए। चारों रात के अंधेरे का साया था। आकाश में घिरे काले बादल छटने लगे थे। उनकी गाड़ी की आवाज सुन कस्बे के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे, लेकिन आज सबकी लाठियों पर बना वो सितारा जगमगा रहा था। सब अपनी आंखें गड़ाए बुमरा की ओर देखने लगे। मुझे पता है वो किलर कोई और नहीं, सिक्कू है। शायद ये उसका असली नाम भी नहीं है। मुझे यह भी पता है उस दिन झोपड़ी में सिक्कू ही था जो मुझसे मिला था। तुम खुद बाहर आओगे या फिर इसके लिए भी मशक्कत करवाओगे? मेरी बात मानो तो थोड़ी देर ठहर जाओ। पुलिस तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आती ही होगी। देख नहीं रहे
ये हमें ऐसे देख रहे हैं मानो बस हमारी बलि चढ़ाने वाले ही हो। सैम ने सहमे अंदाज में बुमराह का हाथ पकड़ लिया कि अचानक चारों ओर कई सारी मशालें जलने लगी और एक अजीब सा संगीत बजने लगा। लोगों के बीच से एक औरत ने आगे बढ़ अपने हाथ से बुमराह को एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। डिटेक्टिव समझ गए। सैम, मैं अंदर झोपड़ी में जा रहा हूं और अगर मुझे देरी हो जाए तो पुलिस के साथ जबरन अंदर घुसाना। सैम की जबान से तो मानो शब्द निकल ही नहीं रहे थे। वो सोच लिए वहां खड़ा रहा कि क्या वो बुमराह का आखिरी दिन है, क्या अब वो उसे दोबारा कभी नहीं देखेगा। उसकी आंखों के सामने डिटेक्टिव उस झोपड़ी में चले गए। बुमराह के अंदर जाते ही फिर से आवाजें आने लगी, मानो कई सारे लोग रो रहे हों। सैम पीछे मुड़ा तो देखा कई सारे पुलिसकर्मी वहां आ गए थे। बिना किसी देरी के सैम ने उनकी मदद से झोपड़ी में प्रवेश किया। बुमराह एक और बेहोश गिरे पड़े थे, लेकिन उनकी आंखों पर कोई कपड़ा बंधा था। उनकी सांसें हल्की हो चली थी। सैम हड़बड़ी में बुमराह को पास के हॉस्पिटल ले आया। वो बैठा रहा इस इंतजार में कि बुमराह की आंखें खुलेंगी और वो बोलेंगे, मैंने ये केस सुलझा लिया है। पर उनकी सांसें उनका साथ छोड़ने लगी थी। आखिर कुछ समय बाद बुमराह ने अपनी आंखें खोल ही दी। सैम उनके सामने बैठा भावुक हो उनको देख रहा था। हम तो अभी उस कस्बे में थे और शायद मैं उस झोपड़ी में था। बुमराह हिम्मत कर बैठ गए। इस बात को 3 महीने हो चले हैं। सैम की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। मतलब? बुमराह परेशानी में सैम को देखने लगे। मतलब ये कि तुम लगभग 3 महीने से कोमा में हो। तुम्हारे शरीर के कई भाग पैरालिसिस के शिकार हो चुके थे। डॉक्टर्स का तो कहना था तुम शायद ही कभी वापस उठ पाओगे। बुमराह को यह बात शॉकिंग लगी। वो अपनी पलकें तेजी से झपकाते सोच में लग गए। लगभग 1 हफ्ते बाद बुमराह और सैम वाराणसी में ही एक घाट पर बैठे वहां जलाई जा रही लाशों को देख रहे थे। धूं धूं कर जलती लकड़ियां शरीर को अपने धुएं संग साथ लिए उड़ रही थी। क्या तुम भी मर चुके थे? वो किलर, क्या वो तुम्हारी सांसें ले चुका था? सैम खोए हुए घाट की ओर देखता रहा। उस किलर का कहना था वो मृत्यु का औजार है और लोगों पर उनके कई जन्मों तक कड़ी निगरानी रखता है। जब उनके कर्मों का घड़ा भर जाता है तो वो उन्हें मारने आ जाता है, लेकिन वो उनके शरीर को लेने नहीं बल्कि आत्मा को लेने आता है। तुम्हें उसकी बात पर यकीन है? और तुम कैसे बचे? वो किलर बेहद बुद्धिमान था। ऐसा लगता था मानो वो मुझे कई जन्म पीछे ले गया हो। मैं खुद को अलग अलग समय में अलग अलग नाम से पहचान और देख पा रहा था। मुझे इतना भी याद है कि एक जन्म में मैं एक ऐसे युद्ध में था जहां सिर्फ भाले और तलवारें थी। वो मेरे हर जन्म में मेरे साथ ही खड़ा था और जब उसे लगा मेरे कर्म मृत्यु के लायक नहीं तो शायद उसने मुझे छोड़ दिया। अब वो कोमा में देखा गया मेरा सपना था या सच, इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। पर वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था? वो इतने रहस्यमय तरीके से लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैसे मार देता था? मैं उसके काम में बाधक बन रहा था। वो किसी विद्या का अभ्यास करता था और जो भी उसकी आंखों में देखता था उसे कुछ भयानक दिखता था, जिससे वो खुद ही अपनी सूल त्याग देते थे और मरने के बाद भी उनकी आंखें खुली रह जाती थी। तो तुम कहना चाहते हो वो कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन उसने तुम्हारे बाद किसी और को क्यों नहीं मारा? हो सकता है वो कोई आम व्यक्ति ही हो जो बस लोगों पर काबू पा लेना जानता हो। पुरानी सभ्यताओं में ऐसे कई लोग होते थे जो सालों आंखें बंद किए अभ्यास करते थे और विश्वव्यापी यानी यूनिवर्सल ऊर्जा से खुद को जोड़ लेते थे और स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते थे। हमने राघव को बचाकर उसके मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया। शायद इसलिए उसने हत्याएं बंद कर दी। चलें, क्यों ना एक बार उस कस्बे हो आए। न जाने क्यों ऐसा लगता है हमें वहां कुछ ठोस जरूर मिलेगा। बुमराह उठ खड़े हुए। अरे फिर से? नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहता। सैम झुंझलाते हुए एक और आराम से बैठ गया, पर जब बुमराह उसकी ओर देखते रहे तो वो मान गया। जब वो वापस उस कस्बे पहुंचे तो वहां अब कोई नहीं था। ऐसा लगता था मानो पूरा कस्बा ही खाली हो गया हो। झोपड़ियां टूट चली थी। यहां तो ऐसा लगता है मानो काफी समय से लोग रह ही नहीं रहे हों। बुमराह एक झोपड़ी के बाहर आ खड़े हुए। हाँ, सुना था कुछ दिन पहले यहां एक तूफान आया था और सब कुछ अपने साथ ले गया।
लोग भी उसके बाद नजर नहीं आए। गौर करने वाली बात यह है कि आसपास के और कस्बों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सैम भी झोपड़ी के पास आ गया। भूमरा कुछ सोचते हुए उस जंगल के बीच वाली झोपड़ी की ओर बढ़ गए। सैम भी साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर आए तो स्तब्ध रह गए। आज भी वहां पियानो पड़ा था और सामने एक लालटेन जल रही थी। भूमरा जब पियानो के करीब पहुंचे तो ठीक लालटेन के नीचे एक कागज दबा पाया जिस पर संस्कृत जैसे शब्दों में कुछ लिखा था। भूमरा ने पढ़ना शुरू किया। नैना छंदंति शस्त्राणि नैना दहति पावक ना चैना क्लेदंत्यापो ना शोष्यति मारुता। अर्थात आत्मा अमर है और मैं तो सिर्फ सारथी हूं उस आत्मा का जिसे उसके गंतव्य तक पहुंचाना मेरा धर्म है। अब मृत्यु लौट कर आएगी और टूटा चक्र फिर से चलने लगेगा। मतलब क्या वो सच में कोई अवतार था? सैम अपनी पसीजी आंखों से भूमरा की ओर देखता रहा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।